अलीगढ़ शहर के ट्रैफिक जाम ने 10 वर्ष की मासूम बेटी की जान ले ली। दरअसल सासनी गेट इलाके के आवास विकास कॉलोनी के रहने वाले हार्डवेयर कारोबारी ब्रजेश की 10 साल की बेटी यशस्वी बीमार रहती थी और आगरा में उसका इलाज चल रहा था। उसे न्यूरो संबंधी कोई परेशानी थी, लेकिन इसके बाद भी वो स्कूल में पढ़ने जाती थी। 3 दिन पूर्व शाम 5 बजे यशस्वी अचानक से बेहोश हो गई। उसके पिता फौरन ही उसे कार में लेकर पास के एक अस्पताल पहुंचे। वहां डॉक्टरों ने कहा कि आप इसे जीएन मेडिकल कॉलेज ले जाइए। पिता बेटी को लेकर जीएन मेडिकल कॉलेज लेकर भागा, लेकिन मेडिकल कॉलेज जाते वक्त कार सासनी गेट के पास ट्रैफिक जाम में फंस गई। कोई और रास्ता ना देख ब्रजेश ने पास में ही घर पर कार को छोड़ एक्टिवा से बेटी को मेडिकल कॉलेज ले जाने लगे। सोचा कि किसी तरह से गलियों में से होते हुए मेडिकल कॉलेज पहुंच जाएंगे। एक्टिवा से आगे बढ़े तो खिरनी गेट और हाथरस अड्डे के पास फिर से जाम मिल गया। वहां से चले तो रॉयल सिनेमा हॉल के पास रोड को बंद कर निर्माण कार्य चल रहा था। इसके बाद ब्रजेश ने अपनी एक्टिवा बैंक कॉलोनी होते हुए निकालने की कोशिश की तो दुबे का पड़ाव पर जाम मिल गया। बेटी यशस्वी अभी भी बेहोश थी। पिता की सांसें भी अटकी हुई थीं कि कोई अनहोनी ना हो जाए। मेडिकल कॉलेज अभी भी दूर था, तो लिहाजा निर्णय लिया गया कि रास्ते में पड़ने वाले वरुण ट्रामा सेंटर में ही बेटी को दिखा दिया जाए। ब्रजेश जब बेटी को दिखाने वरुण ट्रामा सेंटर पहुंचे तो यहाँ भी डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज ले जाने की सलाह दी। जब ब्रजेश यहाँ से निकले तो अगले ही चौराहे क्वारसी पर जाम मिल गया। हालांकि यहाँ से अब मेडिकल कॉलेज की दूरी ज्यादा नहीं थी। कुछ ही देर में ब्रजेश यशस्वी को लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंच गए, लेकिन तब तक यशस्वी दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। इलाज मिलने से पहले ही यशस्वी ने दम तोड़ दिया। तब से परिवार के लोग बेहद दुखी हैं। वो चाहते हैं कि जैसा उनकी बेटी के साथ हुआ ऐसा किसी के साथ ना हो। किसी ट्रैफिक की वजह से किसी की जान ना जाए। बीमार लोगों को ले जाने के लिए कोई इंतजाम जरूर होना चाहिए। क्या नाम भैया आपका? ब्रजेश वाशनी। ब्रजेश जी बताइए, क्या घटना हुई थी आपके सामने? बेटी कितनी बड़ी थी, किस क्लास में पढ़ती थी? मेरी बेटी 10 साल की थी, यशवी नाम था उसका। बचपन प्ले स्कूल में पढ़ती थी, काफ़ी एक्टिव थी। बुधवार 2 तारीख की शाम को एकदम से वो बेहोश हो गई थी। तो मैं उसको लेके यहाँ से अमृत नर्सिंग होम पहुँचा। अमृत नर्सिंग होम वालों ने देखा नहीं, बोले आप रूसा ले जाइए। वहाँ से रूसा पहुँचा। रूसा में कोई डॉक्टर नहीं था। डॉक्टर बोले कि आप मेडिकल ले जाइए इसको। मैं वहाँ से गाड़ी के द्वारा मेडिकल के लिए चला तो सासनी गेट चौराहे पे इतना भयंकर जाम था कि मेरी गाड़ी वहाँ जाम में फंस गई। मैंने किसी तरीके से वो गाड़ी को बैक करा के घर पे खड़ा करा। वहाँ से फिर मैं अपना एक्टिवा उठा के अपने भतीजी के साथ लेके उसको निकला। तो खिरनी गेट से लेके हाथरस अड्डे तक जाम ही जाम था। तो बराबर खिरनी गेट की मैं उस हाथरस अड्डे पर बराबर गली में से निकल के मैंने निकला। रॉयल टॉकीज के सामने जो रास्ता है उस पर से निकल के मैं सीधा दुबे बड़ा पे पहुंचूंगा, लेकिन वहाँ भी रोड बन रहा था तो इस चक्कर में वहाँ भी सारा रात जाम लगा हुआ था। फिर मैंने बैक करा के ब्रजधाम के बराबर से बैंक कॉलोनी होते हुए गांधीनगर होते हुए दुबे पड़ाव पे पहुंचा। दुबे पड़ाव पर भी वहाँ जाम लगा हुआ था। किसी तरीके से रॉन्ग साइड से मैंने स्कूटर निकलवा के उसको मैंने कि मेडिकल तो देर हो जाएगी, तो इसलिए मैंने वरुण ट्रामा में पहले उसको दिखाया। वरुण ट्रामा वाले भी सीधे बोले कि इसको आप मेडिकल ही ले जाइए। वहाँ से मेडिकल के लिए मैं निकला तो क्वारसी चौराहे पे भी जाम था। फिर मैंने रॉन्ग साइड में स्कूटर निकलवा के वहाँ जाम, मतलब हर चौराहे पे मुझे जाम मिला। अगर जाम वाम नहीं होता मेडिकल पहुँचा तो वहाँ पर मैं डॉक्टरों ने देखते ही बोल दिया इसमें कुछ नहीं है, आप ले जाइए घर। कितना समय लग गया था आपको? ये इस मुझे प्रक्रिया में कम से कम 2 से ढाई घंटे लग गए थे। मैं 5 साढ़े 5 बजे निकला, 8 बजे करीब मैं वहाँ पहुँचा था। मेडिकल कितनी दूर है आपकी मेडिकल कॉलेज? मेडिकल यहाँ से ज़्यादा 5 किलोमीटर होगा। अगर इतना समय लगना होता तो मैं तो क्यों निकलता इधर, मैं तो आगरा लेके भागता उसको। इतने समय में तो मैं आगरा भी पहुँच जाता। क्या समस्या थी बेटी का आपकी? समस्या तो कुछ नहीं थी, एकदम बेहोश सी हो गई थी। उसका नीरो का ट्रीटमेंट चल रहा था डॉक्टर आगरा के डॉक्टर से ही। अभी दीपावली से पहले मैं दिखा के लाया था उसको, उन्होंने कोई ऐसी समस्या नहीं बताई, कुछ भी नहीं था, सही थी। थोड़ा बस बोलना उसने कम कर दिया था। बुधवार की 2 तारीख को एकदम से बेहोश हो गई शाम को। कब से थी ये समस्या उसको? समस्या ये अभी हुई थी उसको करीब 2016 से।
अभी बीच में सही हो गई थी, बीच में काफ़ी सही थी, खूब एक्टिव थी, ऑनलाइन क्लासें कर रही थी, स्कूल में भी अच्छी प्रोग्रेस कर रही थी, पढ़ने में ठीक थी, डांस करने में तो काफ़ी उसकी वो रुचि रहती थी, बोलने में बहुत हंसमुख थी। ये भी नहीं कि बच्चों के साथ किसी को नहीं, बच्चों के क्या बड़ों के सबके साथ घुल मिल जाती थी सहज ही वो। क्या मानते हो उसकी मौत के पीछे पूरा कारण किसको मानते जिम्मेदार? मैं तो पूरा उसको ट्रैफिक को ही मानता हूँ जी। जो इन्होंने ट्रैफिक नहीं हो पा रहा है, ट्रैफिक जगह जगह ट्रैफिक रहता है, इसकी वजह से अगर मैं सही समय पर पहुँच गया होता मेडिकल तो मेरी बच्ची आज मेरे साथ होती। आपने फिर इसके लिए कुछ कदम उठाया कि आप शिकायत करेंगे इस ट्रैफिक की? कहीं ट्रैफिक की शिकायत क्या, बस न्यूज़ उसमें ही करा है, बाकी मेरे को कोई ऐसा कुछ नहीं है। बस ये मैं तो यही चाहता हूँ कि ट्रैफिक से हमारे शहर को निजात दिलाया जाए, जिससे कभी मेरी बेटी तो अब नहीं रही, मेरी बेटी मैं तो खो चुका अपनी बेटी को, लेकिन आगे किसी बेटी के आगे या किसी की समस्या आए तो वो सीधे मेडिकल अपने उसको ट्रीटमेंट मिल जाए। बस ये कि ट्रैफिक में ना फंस के वो बेचारा उसको अपना बच्चा नहीं खोना पड़े किसी को। मेरा नाम विनीता है। क्या हुआ था बेटी के साथ? मेरी बेटी 2 तारीख को बेहोश हुई थी। वो यहाँ से रूसा लेके गए थे, तब उसकी हार्ट बीट चल रही थी। ये सोच लीजिए वहाँ से मेडिकल पहुँचते पहुँचते 2.5 घंटा हो गया। अब उस 2.5 घंटे में उस पल 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 ट्रैफिक में हमारी इतनी जान गई, हम बता नहीं सकते। वो काश समय पे पहुँच जाती ना तो शायद मेरी बेटी मेरे पास होती। ये ट्रैफिक बहुत गलत है, इसे सुधरना चाहिए, क्योंकि आगे किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। कोई एक ऐसी व्यवस्था करे सरकार कि जिसको प्रॉब्लम है या एम्बुलेंस है या जो ऐसे हैं वो टाइम पे पहुँचे। बस बहुत बताना चाहिए मेरी बेटी इतनी हंसमुख थी, जो उससे मिला था चाहे आप वो उसे भूल नहीं सकता ज़िंदगी में कभी भी, चाहे वो उसके रिलेशन वाले हों, चाहे रिलेटिव हो या कोई नेबर हो, कोई उसे नहीं भूल सकता। इतनी हंसमुख, इतना मीठा बोलने वाली थी मेरी बेटियाँ। लेकिन बहुत गलत हुआ मेरी बेटी के साथ, बहुत गलत। जाम ने ले लिया आपकी बेटी को? जाम ने ही छीन लिया मेरी बेटी को 2.5 घंटे स्कूटर पे। आप यकीन नहीं मान सकते, मैंने वरुण ड्रामा में दिखाने के बाद हमने कहा मेडिकल अब पास पड़ेगा तो अब गाड़ी में ले लेते हैं, लेकिन वहाँ इतना ट्रैफिक, फिर से गाड़ी में से निकल के फिर से स्कूटर पे। लड़की की मेरी की हाइट है और उसे यूं करके लेके जा रहे हैं उसे। कौन गया था उसको लेके स्कूटर पर? स्कूटर पे उसके पापा उसे गोद में लेके थे और उसके भैया स्कूटर चला रहे थे। स्कूटर इतनी तेज चला रहे थे, फिर भी टाइम पे नहीं पहुंच पाए। बहुत देर हो गई, जाम की वजह से बहुत देर हो गई। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की 2021 में होने वाली हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षाओं की तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं और विद्यालयों द्वारा अपने अपने विद्यालयों को केंद्र बनाने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है, जिसको लेकर इस बार कोविड-19 का पालन करते हुए विद्यालयों को केंद्र बनाया जाएगा, जिसको लेकर सोमवार को महावन तहसील में नोडल अधिकारी डॉक्टर अखिलेश यादव द्वारा उप जिलाधिकारी महावन कृष्णानंद तिवारी व तहसीलदार महावन सुभाष चंद्र यादव के साथ एक बैठक तहसील के उप जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित की गई, जिसमें उन विद्यालयों के स्थलीय निरीक्षण को लेकर रूपरेखा तैयार की और किस तरह से विद्यालयों में कोविड-19 से बचाव का पालन करना है और वहां पर छात्र छात्राओं को उसी के मुताबिक बोर्ड परीक्षाओं में बैठना है। उसके लिए दिन सुनिश्चित किया गया कि वह किस दिन जाकर कहां-कहां विद्यालयों का चयन कर स्थलीय निरीक्षण करेंगे। अखिलेश जी, आज जो एसडीएम साहब के संग मीटिंग रही, क्या मुद्दे थे, किन चीजों को लेकर रही? बोर्ड परीक्षाएं 2021 के केंद्र निर्धारण के लिए उनके मानकों की जांच, क्योंकि सभी विद्यालयों ने अपने अपने यूपीएमएसपी पोर्टल पर उनको अपलोड कर दिया है अपनी सुविधाओं को केंद्र के मुताबिक, तो उनका फिजिकल वेरिफिकेशन होना है। उसके लिए एक टीम गठित की गई है। नोडल अधिकारी मैं स्वयं डॉक्टर अखिलेश यादव, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब और एक पीडब्ल्यूडी से इंजीनियर साहब हैं, ये सब, तो इन लोगों की टीम बनाई गई है जो प्रत्येक विद्यालय का स्थलीय निरीक्षण करेगी। महावन तहसील में 135 विद्यालय हैं जिनका फिजिकल वेरिफिकेशन करके उसकी सूचनाएं 19 तारीख तक जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा अपलोड की जानी है। तो अभी तक जैसे कोरोना का वो चल रहा है तो इसमें कुछ नए मापदंड? हाँ, नए मापदंड है। छात्र के बैठने के लिए पर्याप्त सोशल डिस्टेंसिंग के लिए पर्याप्त जगह का मानक रखा गया है और जो कोविड के वो हैं वो तो परीक्षा काल में रहेंगे ही, लेकिन आज भी उनकी भौतिक जरूरतें जो होती हैं पहले उनको देख रहे हैं।
जो कुल मिला पहले एक विद्यालय में 250-300 बच्चे परीक्षा देते थे, तो अब उसमें कितने बच्चे परीक्षा दे सकते हैं एक विद्यालय में? नहीं, एक विद्यालय में मैक्सिमम 800 बच्चों का सेंटर बनेगा 2 पाली में। और मिनिमम जो बनेगा वो ऐसा भी ना हो कि 20 बच्चों का सेंटर तो नहीं बनेगा, तो ऐसा सेंटर जिसपे कम से कम जिसकी धारण क्षमता दोनों पालियों में 160 की हो, तो वो विद्यालय सेंटर। तो बंदर क्षेत्र में ऐसे कितने विद्यालय हैं जिसमें इनको नहीं, मुझे लगता है कि हमारी जितनी की हमें आवश्यकता है उससे ज्यादा विद्यालय हैं, उनमें भी उनकी अन्य सुविधाएं देखी जाती हैं, कक्ष की संख्या और चीजें, और सीटिंग उनके पास कैसा अरेंजमेंट है, क्योंकि शासन के नियमानुसार कोई भी छात्र जमीन पर नहीं बैठेगा। सीसीटीवी कैमरे, वॉइस रिकॉर्डर, जनरेटर, इन्वर्टर की सुविधा, और सीसीटीवी कैमरे, वॉइस रिकॉर्डर भी ऐसे कि जिनकी कैपेसिटी 30 दिन की हो, जहां से रिकॉर्ड निकाला जा सके, और उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान, पेपर कॉपी रखने की सुरक्षा, चौकीदार की व्यवस्था, तो ये मानक हैं और तो उनको देखा जाएगा। जहां एक ओर पूरे प्रदेश में गौवंशों की हत्या को रोकने के लिए योगी सरकार ने गौ हत्या पर ठोस कानून बनाने के बाद गौ हत्या पर रोक लगाने की बात कही थी, लेकिन योगी राज में ही गौ हत्या रुकने का नाम नहीं ले रही, जिसको लेकर हिंदूवादियों में रोष व्याप्त है। दरअसल अलीगढ़ की खैर कोतवाली क्षेत्र के गांव वामनी के जंगल में करीब आधा दर्जन गौ हत्या करने के बाद उसके अवशेष मिलने पर हिंदू जागरण मंच और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने खैर कोतवाली में अज्ञात गौ हत्यारों के खिलाफ तहरीर देते हुए मुकदमा दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री ने कहा कि 24 घंटे के अंदर गौ हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो आंदोलन को बाध्य होना पड़ेगा। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गौवंशों के अवशेषों को गड्ढा खोदकर दफना दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व सपा प्रमुख अखिलेश यादव के आह्वान पर आज पूरे प्रदेश भर में किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिसके चलते अलीगढ़ के रामघाट रोड स्थित समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर जिला अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने बड़ी तादाद में पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के उपरांत बाइक रैली निकाली गई और उसके बाद पुलिस के द्वारा रोके जाने पर सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी। इन पदाधिकारियों का कहना था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तानाशाही के जरिए किसानों के समर्थन में उठ रही आवाज को दबाना चाहते हैं, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। छर्रा सभी सातों विधानसभा में आज किसान यात्राओं का आयोजन था। हमारे सभी साथी गांव-गांव जाकर किसानों की समस्याओं को सुनना था कि अपनी किसानों का जो बिल है उसके बारे में बातचीत करनी थी। जहां किसानों की कोई प्रॉब्लम है उनको आटा, दाल, चावल की हमारी व्यवस्था थी देने के लिए। लेकिन जैसे ही हमारी यात्रा की जानकारी हुई, प्रशासन से रात से 12 बजे से सभी नेताओं कार्यकर्ताओं के घर पर फोर्स लगा दी गई है। कार्यकर्ताओं को, माननीय विधायकों, नेताओं को किसी को घर से नहीं निकलने दिया जा रहा है। हमारे घर पर भी रात को 12 बजे से 2 इंस्पेक्टर, 10 पुलिस वाले लगे हुए अभी भी लग रहे हैं। लेकिन हम लोग पार्टी कार्यालय पे एक जो लोग कार्यकर्ता आए धीरे धीरे कहीं से निकल के आए। उसके बाद में हम गांव जाना चाह रहे थे, लेकिन आप देखिए पीएससी से लेकर सीआरपीएफ तक, आरएएफ तक लगा रखी है, प्रशासन जांच कर रहा है और हमको यहाँ पर क्लोज कर अरेस्ट कर लिया है, हमको जेल ले जाना चाह रहे हैं। हम लोग यहीं धंधे पर बैठे हुए किसानों के साथ हैं। जब तक किसानों की मांगे नहीं मानी जाएगी, समाजवादी पार्टी किसानों के साथ है और ये अनवरत चलेगा। ये आज का कार्यक्रम नहीं है, लगातार कार्यक्रम चलेगा जब तक किसानों की मांगे पूरी नहीं होती। गिरफ्तारी भी देंगे? गिरफ्तारी देने के तैयार है, बस खड़ी है। हम गिरफ्तार कर लिए किए जा चुके हैं यहाँ पर। क्या मांग क्या है? मांग ये है कि जो सरकार बिल लेके आई थी, केंद्र सरकार, जो किसानों के हित में नहीं है। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे लेके आए हैं, ये एमएसपी को गड़बड़ कर रहे हैं, ये इन्होंने जो अपना स्टॉकिंग को जो पोजीशन बना रखी है उसको, जो चीजें आप देख रहे हैं, ये पहली बार ऐसा है कि जो अन्नदाता है, किसान है देश का,
वो बॉर्डर पे किस तरह से पड़ा हुआ है। ये निकम्मी सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार किसानों की, अन्नदाता की बात सुनने को तैयार नहीं है। समाजवादी पार्टी किसानों के साथ में है और जब तक ये कार्यक्रम उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी, समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से किसान यात्रा जारी रखेगी। और ये प्रशासन, योगी सरकार कुछ भी करे, लेकिन हम लोग हार मानने वालों में से नहीं है। हम किसानों के साथ सड़क पर संघर्ष करेंगे, ये निश्चित रूप से माने।